आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ऑलराइट, तो बेसिकली इस सेक्शन में हम जाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन करने। ऑलराइट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं आपसे अब भी कहूंगा कि आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को साथ के साथ ही रिवाइज करते रहिए। ऑलराइट, ओके, ये आपका सबसे ज्यादा प्राइम टास्क है। तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ऑलराइट, सेबी इन शॉर्ट। और हम अपना गोल्डन रूल फॉलो करेंगे, जैसे कि हो गया फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और फिर आएगा हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो बेसिकली इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और शॉर्ट में आप इसे सेबी भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम एक चीज और देखें, सेकंड है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, तो बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1992। ऑलराइट, और थर्ड पॉइंट है, अगर पेरेंट मिनिस्ट्री की हम बात करें तो उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? तो बेसिकली ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ऑलराइट, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं अबाउट द सेबी। पहली है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। सेकंड, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1992। एंड थर्ड है कि ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इसके बाद अगर हम और चीजों के बारे में देखें तो हम पाएंगे कि ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो आप यहां पे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर ये 1998 में स्टैब्लिश हुआ तो इन 1992 में एक्ट कैसे पास हो गया। और ये है मेन क्वेश्चन कि यहां पे 4 साल का डिफरेंस कैसे आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट में और एक्ट के पास होने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेबी जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एंश्योर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सो बेसिकली यहां पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जिससे इससे पहले हम आगे बढ़े। बेसिकली तो पहला है कैपिटल मार्केट, सेकंड है आपका सिक्योरिटीज, ऑलराइट, और थर्ड है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए इससे पहले हम आगे बढ़े। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल से आपका क्या मतलब है, कैपिटल से आप क्या समझते हैं? तो बहुत से लोग आप कहेंगे कि ये राजधानी है। ऑलराइट, लेकिन कैपिटल की इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन होती है अलग। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में कैपिटल का मतलब होता है मनी, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर कहें यूज इन ट्रेडिंग ऑपरेशंस। ऑलराइट, तो बेसिकली कैपिटल जो है इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब होता है पैसा, जिस पैसे का इस्तेमाल करेंगे हम बिजनेस को ग्रो करने में या फिर ट्रेडिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में। जैसे कि यहां पे है मिस्टर एक्स जो कि एक बिजनेस चला रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इनके पास फूड रेस्टोरेंट है। ऑलराइट, और ये बिजनेस कर रहे हैं। अब इनको पैसे की जरूरत होगी
उस रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए कि इनके पास 10 लाख रुपए हैं उस रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, तो इस केस में उनके पास कितनी कैपिटल हुई? रुपीज 10 लाख कैपिटल, या सिक्योरिटीज भी आप कह सकते हैं। ऑलराइट, तो या तो आप कैपिटल कहिए या आप सिक्योरिटी कहिए। ऑलराइट, सिक्योरिटीज को आप बेसिकली यहां से हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अलग तरीके से सिक्योरिटीज के बारे में, लेकिन आप यहां पे इसको कैपिटल तो श्योरली कह सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आपको कैपिटल का आंसर मिल गया होगा। ऑलराइट, इसके बाद सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये होता है आपका कैपिटल के ही सिमिलर, लेकिन इसको बैक करता है कोई ना कोई गारंटी। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज की, तो ये होता है कैपिटल में, लाइक ये मनी हो सकता है, लेकिन इसको गारंटीड किया जाता है रिटर्न के तौर पे, तो ये होता है आपका सिक्योरिटीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो बेसिकली मान लीजिए कि गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए चाहिए, एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए चाहिए, सो गवर्नमेंट इशू करेगी सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज को इशू करेगी मार्केट में। ऑलराइट, तो ये जो सिक्योरिटीज है इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंसान इन सिक्योरिटीज को खरीदेगा गवर्नमेंट से, उसको गवर्नमेंट को 100 करोड़ देने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो वो पे करेगा रुपीज 100 करोड़ टू गवर्नमेंट, और कुछ समय पश्चात गवर्नमेंट जो है वापस खरीद लेगी उस सिक्योरिटी को, रिपर्चेस कर लेगी। ऑलराइट, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा ये होगी मैच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी। यानी मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को इशू किया और कहा कि इनको 100 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल के लिए। ऑलराइट, तो 10 इयर्स जो है बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड है। ऑलराइट, और अगर ये जो इंसान है जिसने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2001 में ली थी, ऑलराइट, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस बेचेगा गवर्नमेंट को 2010 में, या 11 आप बेसिकली कह सकते हैं। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी टाइम पीरियड। जैसे कि कुछ समय पश्चात गवर्नमेंट जो है इस सिक्योरिटी को वापस ले लेगी उस पर्सन से जिसको उसने बेचा था, बाय पेइंग रुपीज 100 करोड़। ऑलराइट, लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन है, बेनिफिट क्या होगा इस पर्सन का? जैसे मान लीजिए कि अगर इसने 100 करोड़ गवर्नमेंट को दिए 10 साल के लिए, तो उसको गवर्नमेंट को कुछ टाइम वापस कर दिया, तो इस पर्सन को एक्चुअली मिला क्या यहां पे? ओके, इसको क्या मिल रहा है यहां पे ये देखते हैं। तो ये होता है इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे। जैसे कि आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं 100 करोड़ के लिए 1% इंटरेस्ट रेट पे पर एनम, और आप कह सकते हो ईयरली फॉर 10 इयर्स। उदाहरण के तौर पे, तो अगर ये जो इंसान है ये सिक्योरिटी खरीदता है तो कितने देगा? 100 करोड़ देगा सरकार को सिक्योरिटी को खरीदने के लिए 10 साल के लिए। ऑलराइट, 2001 से 2010 तक। ओके, रिटर्न में हर साल उसको कितना मिलेंगे? 1 करोड़ एज इंटरेस्ट फॉर द, जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो लगभग 10 साल तक, जब तक मैच्योरिटी पीरियड है, उसको हर साल 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के तौर पे देगी।
और यही वजह है कि लोग सिक्योरिटीज खरीदते हैं। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटीज एंड कैपिटल का आइडिया लग गया होगा। तो लास्ट जो चीज थी वो थी स्टॉक मार्केट। ऑलराइट, सो बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो होता है आपका प्लेटफॉर्म जहां से कि सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है, या फिर शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। ऑलराइट, कहां से सिक्योरिटीज खरीदनी है, कहां से शेयर्स खरीदने हैं, ऑलराइट, और कहां पे शेयर्स को बेचना है, ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट से की जाती हैं। ओके, और फेमस स्टॉक मार्केट्स हैं इंडिया में जैसे कि बीएसई, इसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, ओके, सेकेंड है आपका एनएसई, जिसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, तो ये था आपका सिनेरियो। अब आइए टॉपिक वापस आते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, और आप कह सकते हो जो कैपिटल मार्केट है, वो इन्वॉल्व करता है हैवी ट्रांजैक्शंस को। जैसे हमने देखा था कि यहाँ ट्रांजैक्शन था 100 करोड़ रुपए का, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है जब ये स्टॉक मार्केट की बात होती है। तो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो हैवी ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, तो इसीलिए इसको रिक्वायरमेंट होती है, इट इज रिक्वायर्ड मेंटेनेंस की, या फिर मेंटेन करना प्रॉपर चेक को ओवर एक्टिविटीज। ऑलराइट, तो बेसिकली सेबी से पहले यहां पे था कैपिटल कंट्रोलर एक्ट ऑफ इंडिया 1947 में। जो अथॉरिटीज यूज करती थी कंट्रोल द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। ऑलराइट, और इसके अंडर थी कैपिटल कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रोल अथॉरिटी थी यहां पे। तो याद रखिएगा कि सेबी से पहले की ये कंडीशन थी। सो बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी यहां पे था कैपिटल कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1947 के अंदर काम करती थी। लेकिन ये जो अथॉरिटी थी ये इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेकआउट कर सके और मेंटेन कर सके स्टॉक एक्सचेंज को। इसी वजह से 1988 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। ऑलराइट, तो ये टोटली करेक्ट है। सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन उस टाइम पे ये आपका नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था, इसका मतलब हुआ कि उसकी कोई पावर नहीं थी अपने रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने के लिए। ऑलराइट, लेकिन सेबी एक्ट के पास होने के बाद 1992 में इसको स्टेटस मिल गया, किसका? स्टैच्यूटरी बॉडी का। और इस तरीके से सेबी जो था फॉर्म्ड हुआ। ऑलराइट, तो ये है आपका आंसर। सेबी जो है वो एक्चुअली 1988 में फॉर्म्ड हुआ, लेकिन नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे, और 1992 में इसका एक्ट पास हुआ जब ये बना स्टैच्यूटरी बॉडी। और यदि अगर हम बात करें मेजर अमेंडमेंट्स की जो कि सेबी के साथ हुए हैं, तो ये था अमेंडमेंट ऑफ 1999 और 2014 का। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स थे जो कि सेबी के साथ हो चुके हैं। ऑलराइट, और यदि अगर हम बात करें ऑफिसेस की, तो इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यदि हम बात करें रीजनल ऑफिसेस की,
तो वो है आपके अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ऑलराइट, तो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, रीजनल ऑफिसेज है अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी फंक्शन था वो होता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी रेगुलेट्स करता है वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे इक्विटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया और कमोडिटीज हो गई। ये फॉर्मुलेट करता है रूल्स को, रेगुलेशंस को और गाइडलाइंस को, ये एंश्योर करने के लिए कि ये फेयर प्रैक्टिसेस को एंश्योर किया सके, ट्रांसपेरेंसी को और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो पैसा प्रोवाइड करता है बिजनेस इंटरप्राइजेस को, कॉर्पोरेशंस को, ऑलराइट, या ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, तो सेबी जो है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके रख सके, ऑलराइट, और इन्वेस्टर को वो रिटर्न मिले जो उसको प्रॉमिस था। जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 करोड़ रुपए पे 1% इंटरेस्ट रेट जो था पर एनम का प्रॉमिस था। ओके, तो ये सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एंश्योर करना कि उस पर्सन को ये रेट मिलता रहे। ऑलराइट, इसका मतलब नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि 1% प्रॉमिस हुआ लेकिन पर्सन को सिर्फ 0.5% ही मिल रहा है, तो जो एग्रीमेंट था वो 1% का है लेकिन दे कितने रहे एक्चुअल में 0.5%। तो ये होता है आपका अनएथिकल और ये होता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो इस तरह की चीजें जो है वो सेबी रेगुलेट करता है। ऑलराइट, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बार बार, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि मान लीजिए अगर यहां पे कंपनी है XYZ, ओके, उन्होंने शेयर्स इशू करे 100 करोड़ के, उसके बाद यहां पे 10 लोग हैं जिन्होंने रुपीस 10 करोड़ इन्वेस्टेड किए एक एक करके। तो इन 10 लोगों ने 10 करोड़ रुपए इशू करे। तो मान लीजिए कि अगर XYZ जो है वो प्रॉमिस इंटरेस्ट जो था उनका, या कहें डिविडेंड, ऑलराइट, और सेकंड मान लीजिए कि वो पैसा वापस नहीं कर पाए, ना तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दे पाए ना पैसा वापस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, इस केस में क्या होगा कि जो 10 लोग हैं ये ट्रबल में होंगे या लॉस में होंगे, और हम कहेंगे कि हमने टोटल अपने 10 इन्वेस्टर्स खो दिए। तो मैं बस आपको एक पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ना जाने कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। ऑलराइट, और अगर ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबल नहीं है प्रॉमिस इंटरेस्ट लौटाने में या फिर उनकी रिटर्न वैल्यू करने में, तो बेसिकली आप सोच सकते हो कितने लोग लॉस में जा सकते हैं, और ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। इसीलिए ये सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रख सके। सेबी का मेन फोकस है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिटीज मार्केट, मेजर्स को लेना टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की हम बात करें अगर, तो सेबी रजिस्टर करता है कई सारे मार्केट इंटरमीडिएट्स को, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गया, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई। आइए इन्हें समझते हैं एक के बाद एक। तो मान लीजिए ये एक इंसान है जिसके पास रुपीस 10 लाख है, ठीक है, और ये चाहता है कि उसको इन्वेस्ट करे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो इंसान है इसके पास स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज हो। ऑलराइट, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये इंटरमीडिएटर को ढूंढेगा, ऑलराइट, जो पैसा इससे लेगा और स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा, और जो प्रॉफिट है वो उस पर्सन को लौटा देगा लेकिन अपना कुछ कमीशन काट के। ऑलराइट, तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो काम करता है।
तो बेसिकली जो लोग होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो सकते हैं, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो सकते हैं, जो कोई भी इंटरमीडिएटरी हो सकता है ऑलराइट स्टॉक मार्केट में, तो इनको मैनेज करना सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए इनको जरूरत होती है अपने आप को रजिस्टर करने की सेबी के साथ में। कोई भी इंटरमीडिएटरी बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउड नहीं है स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलराइट, ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और उसके बाद इनको रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं सेबी की, उसके बाद ही ये अलाउड होते हैं मार्केट में प्रैक्टिस के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रमोटिंग मार्केट ट्रांसपेरेंसी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का एम है क्रिएट करना ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मार्केट एनवायरनमेंट। ये मैंडेट करता है कंपनीज को ताकि वो अपनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सके इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। मान लीजिए कि अगर यहां पे कंपनी है XYZ, ऑलराइट, ये जो कंपनी है इसने 10 लाख के शेयर्स लॉन्च किए, ऑलराइट, और उनको जरूरत है इन्वेस्टर्स की। तो अब अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको इन्वेस्ट करना है मनी, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस झेला इन लोगों ने, ऑलराइट। और उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये सही है इनको पैसे देना या नहीं। ओके, तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिलीवेंट या फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये जो कंपनी है ये शो करती है कि इन्हें 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ऑलराइट, इन्वेस्टर्स को उन्होंने दिखाया कि इनको 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन अगर रियलिटी में कंपनी सिर्फ 10 करोड़ का लॉस बना रही है प्रॉफिट की जगह, लेकिन ये दिखा रहे हैं लॉस को एज अ प्रॉफिट, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉपर या ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और उसको पागल बनाया जा सकता है। इस केस में बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो सेबी ये एंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी शेयर करती है इन्वेस्टर के साथ में वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ऑलराइट, और एक्यूरेट होनी चाहिए या रिलेवेंट होनी चाहिए। ओके, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस की हम बात करें, सेबी मॉनिटर करता है एंड सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, डिटेक्ट करता है एनी मार्केट अब्यूजेस को या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस को, कंडक्ट करता है रेगुलर इंस्पेक्शंस, नेसेसरी एक्शंस लेता है अगेंस्ट दोस वायलेटिंग रेगुलेशंस, ऑलराइट। तो क्वेश्चन अब ये है कि सेबी कैसे चीजें करता है। तो बेसिकली सेबी जो है वो होता है आपका क्वासी लेजिस्लेटिव और आप कह भी सकते हैं इसे हाफ लेजिस्लेटिव, ऑलराइट, और क्वासिव जुडिशियल भी आप कह सकते हैं। हाफ जुडिशियल। सो सेबी बेसिकली क्वासी लेजिस्लेटिव होता है और क्वासी जुडिशियल होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑलराइट, इसलिए होते हैं हाफ लेजिस्लेटिव। वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नहीं बना सकता जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बाहर हो। ओके, फिर आता है क्वासी जुडिशियल। इसका मतलब हुआ कि ये कैरी ऑन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, ऑलराइट, और प्रिपेयर कर सकता है रिपोर्ट को, लेकिन कोई भी खुद से एक्शन नहीं ले सकता। हाउएवर वो पेनल्टीज लगा सकता है या फिर कुछ और एक्शन ले सकता है, लेकिन वो हर एक एक्शन नहीं ले सकता जो जरूरी होता है, ऑलराइट, और इसके लिए उसे कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इसी वजह से इसको हम क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल कहते हैं। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को टेक आउट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
तो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को, ये एंश्योर करने के लिए कि ये फंक्शन करें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। रिव्यू करता है, अप्रूव करता है लॉन्च ऑफ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम्स और मॉनिटर करता है उनकी परफॉर्मेंस को। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो पावर है ये सेबी को मिली है थ्रू अमेंडमेंट ऑफ 2014। ओके, यानी मान लीजिए कि अगर कोई भी मनी पूलिंग स्कीम है, अगर ऐसी कोई भी स्कीम है जिससे कोई ना कोई चला आ रहा है और ये 100 करोड़ का बार क्रॉस कर देती है, तो इस सिनेरियो में सेबी जो है वो रेगुलेट करेगा और वॉच आउट करेगा एक्टिविटीज को उस पर्टिकुलर स्कीम होल्डर की या फिर आप कहें कॉर्पोरेशन की जो कि इस स्कीम को चला रहा है। ऑलराइट, और अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है यहां पे, यानी जो कॉर्पोरेशन है जो लोगों से 100 करोड़ रुपए ले चुका है मनी पूलिंग के जरिए, ऑलराइट, और अगर वो पैसा लौटा नहीं पाता या फिर प्रॉमिस रिटर्न नहीं दे पाता, तो सेबी जो है वो अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को ऑफ सेम वर्थ। ओके, ऑलराइट, यानी जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो 100 करोड़ की है तो उसको सेबी अटैच कर सकता है ताकि जो पेमेंट है वो उसके इन्वेस्टर्स को लौटाई जा सके। ऑलराइट, जैसे उदाहरण लेते हैं कि यहां पे XYZ है जो 100 करोड़ रुपए लोगों से उठा चुका है अंडर मनी पूलिंग स्कीम, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड भी आप कह सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से ये कैपेबल नहीं है पैसा लौटाने के लिए वापस। इस सिनेरियो में क्या होगा, जो सेबी है वो XYZ की किसी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच सकती है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए होगी और उसका पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाएगा। ऑलराइट, ये होता है सिनेरियो आपका। उसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेबी प्ले करता है एक्टिव रोल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ताकि जो मार्केट एफिशिएंसी है वो एनहांस हो सके। ऑलराइट, तो बेसिकली सेबी जो है जो सिर्फ रेगुलेट नहीं करता मार्केट को, बल्कि एंश्योर करता है कि जो मार्केट है उसमें इनोवेशंस होती रहे और डेवलपमेंट चलता रहे। ऑलराइट, तो इनोवेशन और डेवलपमेंट दोनों साइमल्टेनियसली या एक साथ होते रहे। तो इस तरह की चीजें जो है सेबी देखता है। ओके, उसके बाद है एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस। सेबी जो है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाता, एज अ पार्ट ऑफ क्वासी लेजिस्लेटिव, लेकिन वो एनफोर्स भी करता है प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ऑलराइट, एज क्वासी जुडिशियल। ओके, तो इन तो चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, ये भी सेबी करता है, कंडक्ट करता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके इन्वेस्टर्स के बीच में अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके रिस्क और उनके राइट्स के बारे में। तो इस तरह के जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी सेबी प्रोवाइड करता है रेगुलर बेसिस पे। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से सेबी जो है वो बेसिकली ऑपरेट करता है स्टॉक मार्केट को। ऑलराइट, और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि डील करता है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर होंगे सेबी के बारे में।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी को टाइमली रिवाइज कर लीजिए इससे पहले कि आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएं। ऑलराइट, इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।